स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो आज टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में वो है समूह निर्देशन के प्रमुख आधार। इसका मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि एक जो निर्देशन प्रक्रिया होती है समूह के अंदर वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होती कि उसके अंदर हम सिर्फ एक निर्देशन ही दें या समस्या का समाधान से रिलेटेड ही हम बातों को बताएं, बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के गुणों को सामने रखते हुए या उनसे रिलेटेड परिवार, विद्यालय, समाज या जो भी उनसे रिलेटेड है उनको आधार बनाते हुए हमें क्या करना चाहिए, समूह निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। तो समूह निर्देशन की प्रक्रिया के अंदर एक बेसिकली बहुत से आधार होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, हम निर्देशन प्रदान करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है वो यहाँ तक नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ हम एक ज्ञान प्रदान करें, बल्कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन में अवगत कराने से या स्वयं स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं, समूह में निर्देशन प्रदान करते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आधार बताए गए हैं। तो पहला नंबर है लोकतांत्रिक आचरण। लोकतांत्रिक आचरण एवं वातावरण से समूह निर्देशन का गहन संबंध है। लोकतांत्रिक आचरण जनता द्वारा जो एक आचरण किया जाता है वो बेसिकली किसके अंदर, जनता के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो लोकतंत्र में आती है। तो इसमें जनता के द्वारा जो आचरण होता है और जो वातावरण है उसके आसपास का, उसको आधार बनाते हुए समूह निर्देशन दिया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से माना जाता है कि बच्चों को जब हम गाइडलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसका संबंध हमारा किससे रिलेट करना चाहिए, लोकतांत्रिक आचरण से रिलेट करना चाहिए। मतलब एक तरह से जो भी है, बच्चा अगर किसी व्यवसाय का चयन कर रहा है या बच्चा श्रद्धा की भावना या विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है या आर्थिक व्यवसाय कर रहा है, तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा जिस जगह है वो बेसिकली लोकतांत्रिक, मतलब जनता का उससे क्या रिलेशन है, जनता का क्या संबंध है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यापार होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। तो समाज के अंदर जो जनता होती है वो बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक है, उसके आधार बनाते हुए हमें समूह में निर्देशन प्रदान करना चाहिए। फिर सेकंड आता है विद्यार्थियों के व्यवहार में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तित करने के अवसरों में वृद्धि करना। इसका मतलब होता है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। समूह निर्देशन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। विद्यार्थियों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन है, जैसे जो विद्यार्थी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ कितनी अंतःक्रिया कर रहा है।
दूसरा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, पहला आता है विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के साथ कितनी अंतरक्रिया कर रहा है, क्योंकि जब समूह में निर्देशन प्रक्रिया समूह में हो रही है तो वहाँ पे बहुत से व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी है, जब हम किसी के साथ समूह में बैठते हैं और अध्यापक द्वारा एक तरह से उसकी समस्याओं को समझती है या समस्याओं को के जो सुझाव है सुलझाने के, वो समाधान के, वो उसको जब सुनते हैं तो विद्यार्थी क्या करता है, अपने व्यूज भी एक दूसरे विद्यार्थी के साथ शेयर करता है। शेयर करने के साथ साथ ये हम उससे ये पता लगा लेते हैं कि विद्यार्थी के अंदर कितना समायोजन हो रहा है दूसरे विद्यार्थी के साथ, मतलब वो कितनी अंतःक्रिया कर रहा है। और दूसरा होता है स्वयं को कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है। इसका मतलब होता है कि स्वयं को कैसे किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहा है, उसका एटीट्यूड किस प्रकार का है या फिर उसका लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार का अवलोकन हम मतलब बच्चों के अवलोकन के लिए, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, उसके लिए उसको आधार बनाते हुए हम समूह में निर्देशन प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उपचारात्मक महत्व। बच्चों की समस्याओं को पूरी तरीके से एक जड़ से मिटाना और उसको उपचार करना समूह निर्देशन का उद्देश्य है। तो एक उपचारात्मक विधि के रूप में उसको आधार बनाते हुए हम समूह निर्देशन प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर 2-3 बातें आती है कि सदस्यों के सहयोग से बच्चों में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है, और ये देखा जाना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, या फिर जो हमने उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई है। तो हम एक उपचारात्मक को मतलब किसी समस्या को जड़ से मिटाने का एक आधार बनाते, एक प्रयास करना चाहिए हमें समूह निर्देशन के लिए कि हम समूह निर्देशन क्यों दे रहे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं का उपचारात्मक रूप से एक तरह से समाधान करना ही क्या है, समूह निर्देशन का उद्देश्य होता है। और फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर सुसंगठित प्रश्नों एवं प्रश्नों को प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधियों की अपेक्षा करता है। सुसंगठित प्रश्नों और प्रश्नों को प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधियां, विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से हम समूह निर्देशन प्रारंभ करते हैं। समूह निर्देशन विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से होता है। तो इसके अंदर एक सुकराती विधि, एक वैज्ञानिक है डिंकमायर एवं कॉल्डवेल, इन दोनों ने समूह निर्देशन के प्रश्नों के लिए सुकराती विधि को महत्वपूर्ण माना है। इस विधि के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के
सुकराती विधि को डिंकमायर कॉन्वेंट ने सुकराती विधि को सबसे महत्वपूर्ण माना है। और इस विधि को जैसे प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली के माध्यम से हम एक आधार बनाते हुए, तो वही चीज है कि हम प्रश्नों को इस तरह सुसंगठित करते हैं, सुकराती विधि के माध्यम से एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम समूह निर्देशन प्रारंभ करते हैं, समूह निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं, उसकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान को, उसके व्यवहारिक जीवन के लिए सभी प्रकार के निर्देशन प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समूह निर्देशन का उद्देश्य होता है। तो इन सभी को विद्यालय, समाज और परिवार के साथ साथ इन सभी को आधार बनाते हुए ही हमें समूह निर्देशन प्रारंभ करना चाहिए। तो ये आपके थे क्या थे, समूह निर्देशन के आधार थे। आपको होमवर्क है समूह निर्देशन के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। समूह निर्देशन के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।